5 जून 1972 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है अजय। अजय के पिता आनंद मोहन बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और सरकारी नौकरी के कारण बार बार ट्रांसफर होता रहते थे। इसलिए अजय की माता सावित्री देवी अपने बच्चों को लेकर अपने पैतृक गांव पंचूर चली जाती हैं, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में है। पंचूर में 12वीं की पढ़ाई के बाद अजय कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेता है। यहीं उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कॉलेज में उसके बहनोई जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य हैं और वो अजय को उसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन प्रमोद रावत नाम के एक छात्र की प्रेरणा से अजय आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी में शामिल हो जाता है। 1992 में अजय कॉलेज यूनियन के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन एबीवीपी उसे टिकट नहीं देती। उसकी इच्छा इतनी प्रबल है कि वो निर्दलीय खड़े हो जाता है। चुनाव में उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है और वो छठे स्थान पर रह जाता है। इसके बाद अजय ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी गणित में प्रवेश लेता है। एमएससी प्रथम वर्ष के दौरान ही उसका गोरखपुर की गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से परिचय होता है, जो उसके दूर के चाचा हैं और उस समय गोरखपुर से लोकसभा सांसद है। 1993 में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अजय दिल्ली आता है नौकरी की तलाश में। संयोग से उसी समय महंत अवैधनाथ दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपने इलाज के लिए भर्ती हैं। बेरोजगार अजय महंत की देखभाल करने लगता है। इस दौरान महंत अवैधनाथ अजय से गोरखनाथ मठ से जुड़ने के लिए कहते हैं। नवंबर 1993 में अजय अपने परिवार को बिना बताए गोरखपुर चला जाता है। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ उसे नाथपंथ की दीक्षा देते हैं और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इस तरह अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। अजय के घरवालों को अखबार से ही पता चलता है कि उनके बेटे ने संन्यास ले लिया है। माता पिता शुरुआत में नाराज होते हैं, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेते हैं। संन्यास की परंपरा के अनुसार जब योगी अपने गांव लौटते हैं तो वो अपनी मां से भिक्षा मांगते हैं। इसके बाद उनका परिवार से कोई औपचारिक संबंध नहीं रहता और परिवार के लोग उन्हें महाराज जी कहने लगते हैं। गोरखनाथ मठ का नाम नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ से आता है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान शिव स्वयं इस परंपरा के संस्थापक हैं। गोरखनाथ ने पूरे भारत में योग विद्याओं का प्रचार किया और गोरखपुर में तपस्या की। उनके अनुयायियों ने बाद में यहाँ एक मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर गोरखनाथ पीठ बना। गोरखनाथ मठ की मूल परंपरा निर्गुण भक्ति की थी, जहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। गोरखवाणी और कबीरवाणी इसकी दीवारों पर अंकित थी। ये एक धर्मनिरपेक्ष मठ था, जहां हर जाति और धर्म के लोग आ सकते थे। नाथ संप्रदाय में दीक्षा के बाद व्यक्ति की पुरानी पहचान मिट जाती है। बड़ी संख्या में मुस्लिम नाथ जोगी भी इस मठ से जुड़े थे, जो गेरुआ वस्त्र पहनकर भजन गाते थे। 1937 में दिग्विजयनाथ गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बनते हैं। वह उदयपुर के एक अनाथ राजपूत लड़के हैं, जिन्हें 8 साल की उम्र में मां की मृत्यु के बाद योगी फूलनाथ गोरखपुर ले आते हैं। शुरुआत में दिग्विजयनाथ कांग्रेस में हैं और 1920 के आंदोलन में गांधी के साथ हैं, लेकिन बाद में उनका गांधी और कांग्रेस से मोह टूट जाता है। 1940 में वो हिंदू महासभा में शामिल हो जाते हैं, जो गांधी की घोर विरोधी है और सावरकर जैसे नेताओं की पार्टी है। गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या में दिग्विजयनाथ के नाम भी आते हैं। कहा जाता है कि हत्या से 3 दिन पहले उन्होंने एक सभा में हिंदुओं को महात्मा को मार देने के लिए उकसाया था। उन्हें 9 महीने जेल में रहना पड़ता है, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया जाता है। दिग्विजयनाथ ही थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले को पहली बार बड़े राजनीतिक स्तर पर उठाया। 1949 में उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के सामने 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ आयोजित किया। इसके 9वें दिन चुपके से राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद में स्थापित कर दी जाती है और कहा जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। ये राम मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। नेहरू सरकार इस विवाद को नियंत्रित करने के लिए मस्जिद को सील कर देती है। इस घटना से दिग्विजयनाथ की हिंदू महासभा में प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। 1967 में दिग्विजयनाथ लोकसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होते हैं और कांग्रेस नेता को 42,700 वोटों से हराते हैं।
इससे गोरखनाथ पीठ का राजनीतिकरण पूरी तरह शुरू हो जाता है। 1969 में दिग्विजयनाथ की मृत्यु के बाद महंत अवैधनाथ गोरखपुर मठ के प्रमुख बनते हैं। अवैधनाथ भी पौड़ी गढ़वाल जिले के हैं, जो योगी आदित्यनाथ का भी गृह जिला है। वो भी राजपूत जाति से हैं और बचपन में ही अनाथ हो गए थे। 1970 में गोरखपुर का उपचुनाव होता है, जिसमें अवैधनाथ निर्दलीय खड़े होकर आसानी से जीत जाते हैं। अपने गुरु की तरह अवैधनाथ भी राम मंदिर की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। 21 जुलाई 1984 को अयोध्या में देश भर के साधु संतों की बैठक में श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन होता है और अवैधनाथ इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। नवंबर 1985 में अवैधनाथ एक धर्म संसद में सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि या तो 8 मार्च 1984 तक राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दो या साधु संतों के बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो। अंततः कोर्ट के आदेश से 1 फरवरी 1984 को ताले खोल दिए जाते हैं। 1999 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में अवैधनाथ का भाषण राम मंदिर आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनता है। वो कहते हैं कि कुरान मुसलमानों को दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों पर मस्जिद बनाने से मना करती है, इसलिए बाबरी मस्जिद को हटाना न्यायोचित है। 1991 में अवैधनाथ भाजपा की टिकट पर गोरखपुर के लोकसभा सांसद बनते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढा दिया जाता है और अवैधनाथ वहां मौजूद होते हैं। लिबरहान आयोग अपनी रिपोर्ट में अवैधनाथ का नाम उन लोगों में शामिल करता है जिन्होंने देश को सांप्रदायिकता की कगार पर ले जाने का काम किया। लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आती, बल्कि उनकी साख और बढ़ जाती है। 1996 के चुनावों में अवैधनाथ दोबारा सांसद बनते हैं। 1956 में यूपी सरकार गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना करती है। दिग्विजयनाथ अपने द्वारा स्थापित 2 कॉलेज, महाराणा प्रताप कॉलेज और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय को दे देते हैं। इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय की शासी निकाय का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। वहीं गोरखपुर के कलेक्टर S.N.M. त्रिपाठी, जो ब्राह्मण है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनते हैं। दोनों चाहते हैं कि विश्वविद्यालय पर उनके लोगों का नियंत्रण रहे। ठाकुर गुट ठाकुरों को नौकरी देता है और ब्राह्मण गुट ब्राह्मणों को। विश्वविद्यालय पर नियंत्रण मतलब पूरे पूर्वांचल पर नियंत्रण, क्योंकि यहां से भविष्य के राजनेता बनते हैं। त्रिपाठी दिग्विजयनाथ के आगे कमजोर पड़ते हैं, इसलिए वो हरिशंकर तिवारी को समर्थन करने लगते हैं। ठाकुर गुट भी अपने चेहरे खड़े करता है, बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह। इस संघर्ष से ही गोरखपुर में गैंगवार की शुरुआत होती है। वीरेंद्र प्रताप शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी जैसे कई गैंगस्टर इसी राजनीतिक लड़ाई से निकले। 1996 से 1977 में गोरखपुर में भारी परिवर्तन होते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला लखनऊ में वीरेंद्र प्रताप शाही को मार देता है। ठाकुर गुट को एक नए नेता की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी समय महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया होता है। योगी आदित्यनाथ और अवैधनाथ के परिवारों में रिश्तेदारी है। अजय के पिता आनंद सिंह बिष्ट अवैधनाथ के मामा के बेटे हैं। 1996 की गर्मियों में गोरखनाथ मठ के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्रों का गोलगर बाजार में दुकानदारों से झगड़ा हो जाता है। पुलिस छात्रों का पीछा करती है। योगी आदित्यनाथ छात्रों के समर्थन में उतर आते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। उनकी मौजूदगी से छात्रों में जोश आ जाता है और पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। इस घटना से गोरखपुर के छात्रों को योगी में एक आदर्श नेता मिल जाता है। ठाकुरों की नेतृत्व रिक्तता योगी ने भरना शुरू कर दिया था। 1998 में महंत अवैधनाथ अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और अपनी विरासत योगी को सौंप देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 के लोकसभा चुनाव में अवैधनाथ की जगह खड़े होते हैं और अच्छी जीत हासिल करते हैं। इस चुनाव में मात्र 26 साल की उम्र में योगी देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनते हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर अवैधनाथ के अंतर से कम है। जहां 1996 में अवैधनाथ 56,800 वोटों से जीते थे, वहीं योगी केवल 26,000 वोटों से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जमुना प्रसाद निषाद ने योगी को कड़ी टक्कर दी है। सपा मुस्लिमों और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट बैंक लेकर आई थी। गोरखपुर में प्रासंगिक बने रहने के लिए योगी हिंदूवादी राजनीति को और तेज कर देते हैं। कोई भी छोटी मोटी घटना हो, योगी अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और प्रशासन को उनकी सुनवाई करनी पड़ती है। 1999 में
पंचरुखिया गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान की जमीन का विस्तार करने के लिए एक पुराने पीपल के पेड़ को हटा देते हैं। योगी तुरंत घोषणा करते हैं कि वो वहां जाकर पेड़ को फिर से लगाएंगे। जब योगी गांव पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता तलत अजीज वहां एक सभा बुला लेते हैं। गोलीबाजी में तलत अजीज के सुरक्षा गार्ड हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश यादव की मृत्यु हो जाती है। योगी आदित्यनाथ को हत्या के प्रयास, दंगा करने और अन्य आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उस समय केंद्र में वाजपेयी सरकार है और होम मिनिस्टर L.K. आडवाणी तथा सीएम कल्याण सिंह ये मामला आपस में सुलझा लेते हैं। 1999 के चुनाव में जमुना प्रसाद निषाद फिर से योगी को कड़ी टक्कर देते हैं। योगी बस 7,339 वोटों से जीतते हैं, एक बहुत कम अंतर। 2002 में बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव हार जाती है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। योगी को अपने लिए एक अलग संगठन की जरूरत महसूस होती है। 2002 में योगी हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं, जो भाजपा और आरएसएस से अलग है। इसके माध्यम से वो गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी में ठाकुर कार्यकर्ताओं की अधिकता होती है, लेकिन योगी को गोरखनाथ मठ से जुड़ी विभिन्न जातियों, खासकर निषाद दलितों का भी समर्थन मिलता है। योगी हर दिन जनता दरबार लगाते हैं। यहाँ गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिलता है। यहाँ तक कि मुस्लिमों के भी कई मुद्दों में उनकी मदद की कोशिश की जाती है। इससे योगी गोरखपुर में एक लोकप्रिय नेता बन जाते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में बीजेपी हारती है, तब भी योगी गोरखपुर जीतते हैं और उनकी जीत का अंतर 1,42,000 वोटों तक पहुंच जाता है। योगी और हिंदू युवा वाहिनी के उदय से गोरखपुर क्षेत्र में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। 2005 तक इस क्षेत्र में 30 से 40 सांप्रदायिक घटनाएं घटती हैं। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है। लाउड स्पीकर से हिंदू भजन बजाने को लेकर झड़प होती है। हिंदू युवा वाहिनी के लोग गोलियां चलाते हैं। इस हिंसा में 8 लोग मारे जाते हैं और 37 घायल होते हैं। जांच में पता चलता है कि ये योगी आदित्यनाथ द्वारा भड़काई गई है। जनवरी 2007 में मुहर्रम के जुलूस के दौरान गोरखपुर में सांप्रदायिक झड़प हो जाती है। एक हिंदू लड़का राजकुमार अग्रहरी घायल हो जाता है और अस्पताल में मर जाता है। 27 जनवरी 2007 को योगी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास एक भड़काऊ भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे। ये भाषण इतना भड़काऊ है कि भीड़ सामने के एक होटल पर हमला कर देती है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में दंगे शुरू हो जाते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों मकान जल जाते हैं। डीएम के कड़े आदेश के बाद भी योगी और उनके समर्थक संवेदनशील इलाकों की ओर मार्च करने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लोग सड़क पर लेट जाते हैं और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस को 8 घंटे लग जाते हैं। सपा सरकार योगी की सुरक्षा वापस ले लेती है। मुलायम सिंह यादव डीएम और एसपी का ट्रांसफर करते हैं और जगमोहन सिंह यादव को गोरखपुर का डीआईजी बनाते हैं। जगमोहन हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को गिरफ्तार करते हैं। योगी 11 दिन जेल में रहते हैं और 7 फरवरी को जमानत मिल जाती है। 12 मार्च 2007 को योगी लोकसभा में अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने खड़े होते हैं। वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल सकते, फिर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। वो कहते हैं, मैंने अपने परिवार को त्याग दिया है, अपनी माँ बाप को त्याग दिया है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। माना जाता है कि आरएसएस को हिंदू युवा वाहिनी पसंद नहीं है, क्योंकि आरएसएस स्वयं को हिंदुओं का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। इसलिए योगी और भाजपा के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में योगी 35 सीटें मांगते हैं, लेकिन भाजपा तैयार नहीं होती। योगी बगावत कर देते हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की टिकट पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में योगी भाजपा की टिकट पर ही लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी योगी के खिलाफ उतारे जाते हैं। योगी 2,20,000 वोटों से जीतते हैं। 2011 में भाजपा बसपा के कुछ भ्रष्ट नेताओं को अपने में शामिल कर लेती है। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा शामिल हैं, जिन्हें भाजपा 2012 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भी देती है।
योगी इससे नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि पार्टी भ्रष्टाचारियों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है। योगी धमकी देते हैं कि अगर पार्टी अपना फैसला न बदले तो वो पार्टी छोड़ देंगे। अंत में योगी की जीत होती है और भाजपा बाबू सिंह कुशवाहा की टिकट वापस ले लेती है। 2012 में भाजपा की बड़ी हार के बाद योगी और भाजपा के संबंधों में सुधार आता है। नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा है और देश भर में भाजपा का माहौल बनने लगा है। 2014 के चुनाव में भाजपा 3 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़ी हुई जीत हासिल करती है। 2014 के अंत में भाजपा ने योगी को उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों के लिए प्रचार प्रमुख बना दिया। इसका कारण ये था कि मोदी और शाह एक ठाकुर नेता को आगे करके राजनाथ सिंह को कमजोर करना चाहते थे। दूसरा, भाजपा अपने मतदाताओं को ये दिखाना चाहती थी कि सत्ता में आने के बाद भी वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इन चुनावों के प्रचार में योगी ने जमकर मुस्लिम विरोधी बयान दिए। सितंबर 2014 में योगी के गुरु महंत अवैधनाथ का निधन हो जाता है। योगी गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बन जाते हैं। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में योगी कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हर मस्जिद में गौरी गणेश की प्रतिमा लगवा देंगे। जुलाई 2016 में योगी कहते हैं कि मदर टेरेसा ने भारत का ईसाईकरण करने की साजिश की थी। ये बयान योगी की लोकप्रियता को और बढ़ाते हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हिंदू युवा वाहिनी भाजपा पर दबाव बनाती है कि योगी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन भाजपा बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ती है। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। भाजपा समर्थकों में योगी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठती है। शुरुआत में मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे दिख रहे हैं। उन्हें शपथ के लिए लखनऊ भेजा जाता है। मीडिया में उनका नाम आने लगा है, लेकिन तभी भाजपा के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नाराज हो जाते हैं। वो अमित शाह के सामने अपना विरोध दर्ज करते हैं। मौर्य और योगी, जो भी मुख्यमंत्री के लिए पर्याप्त विचार नहीं किए गए थे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। योगी आरएसएस से संपर्क करते हैं, जो उनकी समर्थन करता है। इस दबाव में अमित शाह का मन बदल जाता है। उन्हें लगता है कि योगी ही सही विकल्प हैं, क्योंकि वो 2019 तक हिंदुत्व का मुद्दा जीवंत रखेंगे। 17 मार्च की शाम को अमित शाह योगी को फोन करते हैं और दिल्ली बुलाते हैं। अगली सुबह योगी दिल्ली पहुंच जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह 21 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी के भाषणों में औरंगजेब, अकबर, लव जिहाद जैसे मुद्दे बार बार आते हैं। ये विषय बार बार हिंदू मुस्लिम समुदायों में तनाव बढ़ाते हैं। योगी ने सांप्रदायिकता से राजनीतिक फायदा उठाने की विरासत अपने पूर्ववर्तियों से ली है। उन्होंने इसके तापमान को बार बार बढ़ाया है। योगी आदित्यनाथ की कहानी एक साधारण बेटे से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री तक की है। लेकिन ये केवल राजनीतिक सफलता की कहानी नहीं है। ये गोरखनाथ मठ के हिंदुत्ववादी राजनीतिकरण, सांप्रदायिक घटनाओं और हिंदुत्व की राजनीति के माध्यम से सत्ता हासिल करने की एक जटिल कहानी है।